नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ नए टॉपिक को लेकर के आया हूँ। आज हम पढ़ेंगे अरस्तु का न्याय सिद्धांत या अरस्तु के हम कह सकते हैं न्याय संबंधी विचार। हमने अरस्तु के सभी विचार पढ़ लिए हैं, अब न्याय संबंधी विचार रहे हैं। तो न्याय संबंधी विचार जो अरस्तु ने लिए हैं वो प्लेटो से लिए हैं। प्लेटो न्याय के आधार पर जो न्याय के प्रकार बताता था, लेकिन अंत में जाकर प्लेटो ने अपनी द लॉज पुस्तक में न्याय संबंधी अपने विचार बदल दिए थे और वहीं से इसने न्याय के विचार वहां से लिए हैं, लेकिन खुद इसके मौलिक विचार भी उसके अंदर सम्मिलित है। तो आज हम अरस्तु के न्याय संबंधी विचार पढ़ते हैं। तो बात करते हैं हम अरस्तु की। जीवन परिचय हम अरस्तु का पहले ही जान चुके हैं, मेरे पहले वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे, उसमें हम जीवन परिचय की बात कर चुके हैं कि एक छोटी सी जगह पर स्टेग्रा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, जो मकदूनिया के तट पे है। एथेंस में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, प्लेटो की अकादमी में 158 संविधानों का इन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था। तो इस आधार पर एक बड़े विद्वान व्यक्ति थे, एक बड़े दार्शनिक थे, यूनान के महान दार्शनिक माने जाते हैं, तथा साथ में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक विज्ञान का इनको जनक भी कहा जाता है। आज हम अरस्तु के न्याय संबंधी विचार पढ़ेंगे। कौन से? न्याय संबंधी विचार। न्याय संबंधी विचार में हम देखते हैं कि अरस्तु न्याय शब्द को क्या नाम देता है, न्याय शब्द को क्या कहता है, तो डिकायोसिन कहता है। न्याय शब्द को क्या बोलता है? डिकायोसिन। देखिए, डिकायोसिन याद रखना बेटा, बहुत बार ये प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है कि अरस्तु न्याय को किस शब्द से परिभाषित करता है, न्याय को किस शब्द से इंगित करता है, तो किससे करता है? डिकायोसिन से करता है। अरस्तु किस शब्द से करता है? डिकायोसिन से न्याय शब्द को परिभाषित करता है। अब जो न्याय के जो इसने विचार दिए हैं अरस्तु ने, वो अपनी कौन सी पुस्तक में दिए हैं, तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो रचना थी, कौन सी? एथिक्स। कौन सी पुस्तक? एथिक्स। एथिक्स। इसके अंदर इन्होंने न्याय संबंधी विचार दिए हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एथिक्स के जब नाम ही इस तरीके का है, अर्थात वैल्यूज पे आधारित है, तो इसका जो न्याय का सिद्धांत है वो भी वैल्यूज पर आधारित है। अरस्तु अपने न्याय को क्या कहता है? न्याय की सीधी सीधी परिभाषा देता है अरस्तु। अरस्तु के अनुसार न्याय क्या है? न्याय सद्गुणों का समूह है। क्या है न्याय? सद्गुणों का समूह है, एक ग्रुप ऑफ वर्च्यूज। ग्रुप ऑफ वर्च्यूज क्या कहता है? जो न्याय सद्गुणों का एक समूह है, ग्रुप है। वर्च्यूज का क्या है? ग्रुप है, सद्गुणों का समूह है। किसके द्वारा? न्याय। तो इसी आधार पर वो सीधे सीधे सिंपल परिभाषाएं देता है, लेकिन ये दार्शनिक शब्दों में देता है, उसको हमको समझनी पड़ेगी। दार्शनिक भाषा में देता है तो वो न्याय के आधार पर बताया है। कहता है कि न्याय क्या है? वो कहता है वर्च्यूज का मतलब सीधा सीधा यहां से कहता है कि न्याय श्रेष्ठ नैतिक आचरण है। श्रेष्ठ नैतिक आचरण ही क्या है? न्याय। कौन कहता है? अरस्तु। अरस्तु के अनुसार न्याय क्या है? न्याय श्रेष्ठ नैतिक आचरण है। और नैतिक आचरण अर्थात सद्गुण। और नैतिक आचरण में बहुत सारे गुण सम्मिलित होते हैं बेटा। आचरण में हम किसी के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, कहाँ हमको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, पड़ोसियों से किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, हमें माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सब कुछ किसके अंदर आता है? नैतिक आचरण में आता है। हमारा चाल चलन किस तरीके का, ये सब कुछ हमारे सद्गुण आते हैं, और ये सद्गुणों के समूह ही न्याय है। कौन कहता है? अरस्तु कहता है। इसके आधार पर अरस्तु जो बातें करता है वो कहता है कि न्याय के जो आधार है पूर्ण न्याय। पहला बताता है वो पूर्ण न्याय। अरस्तु कहता है जो पूर्ण न्याय है इसकी प्राप्ति करना ही जरूरी है। न्याय का जो ये सबसे ऊपरी हिस्सा बताता है पूर्ण न्याय को बताता है कि जितने भी न्याय है उनके द्वारा हम पूर्ण न्याय के प्राप्त करें। और पूर्ण न्याय का मतलब है नैतिक आचरण।
पूर्ण न्याय का मतलब है वास्तविक न्याय। पूर्ण न्याय क्या है? वास्तविक न्याय है। पूर्ण न्याय क्या है? आपका वास्तविक न्याय होगा। अब देखो क्या बताया, पूर्ण न्याय को ही वास्तविक न्याय बताया। हम ये कहेंगे वास्तविक न्याय क्या है? भाई आपने एक शब्द बोल दिया कि वास्तविक न्याय ही पूर्ण न्याय है, और अरस्तु इसको टॉप पे रखता है। सबसे किस पर रखता है? टॉप पे रखता है, अर्थात पूर्ण न्याय की प्राप्ति के लिए ही सब कार्य करता है, और कहता है वास्तविक न्याय ही पूर्ण न्याय है। अरे भाई वास्तविक न्याय है क्या? तो अरस्तु कहता है कानून के अनुसार न्याय। कानून के अनुसार आचरण, कि जो कानून है उसके अनुसार अगर हम आचरण करते हैं, किसके अनुसार आचरण करते हैं? कानून के अनुसार आचरण करते हैं, वही वास्तविक न्याय है। समझ में आ गया? कानून के अनुसार आचरण क्या है? वास्तविक न्याय है। कौन कहता है? अरस्तु। और वास्तविक न्याय को क्या कहा है? पूर्ण न्याय कहा है। अब इस आधार पर इस पूर्ण न्याय की जो प्राप्ति किस तरह होगी हमें, इस आधार पर ये दो प्रकार की बातें करता है। वो कहता है न्याय का एक सामान्य सिद्धांत। दो प्रकार के सिद्धांत देता है। पहला सिद्धांत देता है वो क्या कहता है? देखिए, पहला सामान्य सिद्धांत, सामान्य सिद्धांत, और दूसरा बताता है विशेष सिद्धांत, विशेष सिद्धांत। देखिए क्या कहता है ये कहता है सामान्य सिद्धांत तो यह है कि हमें हमारे पड़ोसियों के साथ कैसा आचरण करना चाहिए? अच्छा व्यवहार करना चाहिए। पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अर्थात हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, हमारे जितने भी भाई बंधु हैं, हमारे जितने भी नागरिक हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यही न्याय का सामान्य सिद्धांत है, यही न्याय का अनुसार आचरण है, यही अच्छा आचरण। हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? नैतिक होना चाहिए, चरित्र की श्रेष्ठता होनी चाहिए, और हमारे इस आचरण से ही सामान्य सिद्धांत के अनुसार हम पूर्ण न्याय को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला आधार क्या बताता है? ये सामान्य सिद्धांत। तो हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? नैतिक होना चाहिए, चरित्र में क्या होनी चाहिए? श्रेष्ठता होनी चाहिए, तभी हमारा व्यवहार कैसा होगा? अच्छा व्यवहार होगा। और यही क्या है? अरस्तु के सामान्य सिद्धांत है। और इस सामान्य सिद्धांत से ही हम कौन से न्याय को प्राप्त कर सकते हैं? पूर्ण न्याय को प्राप्त कर सकते हैं। यहां तक आपको कोई समस्या बेटा? यहां तक सब चीज समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं न्याय का ये दूसरा जो प्रकार बताता है, वो बताता है विशेष सिद्धांत बताता है। कौन सा बताता है? विशेष सिद्धांत। अब इस विशेष सिद्धांत की भी हम बात कर लेते हैं। ये विशेष सिद्धांत में क्या कहता है? और विशेष न्याय में कहता है विशेष न्याय, दूसरा न्याय कौन सा है? विशेष न्याय। अब इस विशेष न्याय को, एक तो पूर्ण न्याय हो गया, एक विशेष न्याय हो गया। दो प्रकार का न्याय, एक तो पूर्ण न्याय। पूर्ण न्याय को पाने का एक तरीका तो कौन सा? सामान्य सिद्धांत, है ना। और दूसरा तरीका कौन सा है? विशेष न्याय द्वारा भी हम पूर्ण न्याय को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं जो विशेष न्याय है, ये क्या है? विशेष न्याय क्या है? विशेष न्याय पूर्ण न्याय को प्राप्त करने का पड़ाव है। पड़ाव मतलब प्रथम पड़ाव है। अपन कहते हैं ना, हमको कहीं पहुंचना हो तो हम कहते हैं कि हम पहले पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, दूसरे पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। अर्थात एक रास्ता है, एक माध्यम है किसको प्राप्त करने का? पूर्ण न्याय को प्राप्त करने का। क्या? विशेष न्याय। आगे बात समझ में? विशेष न्याय क्या है बेटा? पूर्ण न्याय को प्राप्त करने का एक पड़ाव है। अब विशेष न्याय के अंदर क्या है उसकी बात करें तो विशेष न्याय को दो न्यायों में बांटता है। यहां समझने की बात है, जो आपसे प्रश्न बनता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न आपका बनेगा एग्जाम्स के पर्पस से जो बनता है, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे आपके बीए वगैरह के एग्जाम हो, जैसे भी आप स्टूडेंट हो, उस आधार पर हम कह सकते हैं वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक सिद्धांत होता है। एक तो न्याय का क्या सिद्धांत है? इसका वितरणात्मक सिद्धांत है या वितरणात्मक न्याय कह सकते हैं हम। समझ में आ गया? एक तो क्या है? वितरणात्मक, और दूसरा है सुधारात्मक। सुधारात्मक
देखिए, दो प्रकार के न्याय बताएं, एक तो वितरणात्मक न्याय बताया है, एक सुधारात्मक न्याय बताया है। तो विशेष न्याय को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। कौन कौन से? वितरणात्मक न्याय। विशेष न्याय कितने भागों में? दो भागों में, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। और ये वितरणात्मक न्याय क्या है? भाई किसे कहें हम वितरणात्मक न्याय? समझ में तो आना चाहिए। हमने मान गए कि विशेष न्याय पूर्ण न्याय को प्राप्त करने का एक पड़ाव है, अर्थात हमें पहले विशेष न्याय पर पहुंचना होगा, उसके बाद हम पूर्ण न्याय पर पहुंचेंगे। इस बात को हम समझ गए। लेकिन ये वितरणात्मक न्याय है क्या? तो इस आधार पर वो कहता है कि वितरणात्मक न्याय क्या है कि जितने भी न्याय कार्य होते हैं उसमें जो हमें प्राप्त होना चाहिए, जिसके हम हकदार हैं, जिसका सरकार के द्वारा, शासन व्यवस्था के द्वारा जो वितरण किया जाता है वो वितरण किस आधार पर होना चाहिए? वो वितरण न्याय के आधार पर होना चाहिए। अब वितरण किन चीजों को होना चाहिए बात करते हैं। वितरण किन चीजों को होना चाहिए यही तो हम देखते हैं। वितरणात्मक न्याय को सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे। वितरणात्मक न्याय देखिए, जो वितरणात्मक न्याय किस चीज का है? देखो, वितरणात्मक न्याय। अब वितरण किसका? पहली बात करें हम पद का। दूसरा, अगर हम वितरण करें किसका? प्रतिष्ठा। तीसरा, सम्मान। किसका वितरण? सम्मान का वितरण। और वितरण किसका हो सकता है? संपत्ति का वितरण। तो पद का वितरण, प्रतिष्ठा का वितरण, सम्मान का वितरण, संपत्ति का वितरण, ये सब वितरण होंगे। कौन कौन से? पद का वितरण होगा, प्रतिष्ठा का वितरण होगा, सम्मान का वितरण होगा, संपत्ति का वितरण होगा। अब ये वितरणात्मक न्याय में इनको वितरण किस आधार पर होना चाहिए? वो कह रहा है कि ये जो वितरण है आपके पद के हैं, प्रतिष्ठा के हैं, सम्मान के हैं, संपत्ति के हैं, ये सब न्याय पे आधारित होने चाहिए। किस पे आधारित होने चाहिए? न्याय पर आधारित। अब ये कैसे होंगे न्याय पर आधारित? अब वो हम देखते हैं कि जो ये अवसर है, प्रतिष्ठा है, अवसर है, इसमें और भी पॉइंट लिख सकते हैं हम, जैसे अवसरों की समानता। हम बहुत बात करते हैं ना अपने यहाँ पे भी, अवसरों की समानता होनी चाहिए, है ना? अवसर होना चाहिए, अवसरों की समानता ही होनी चाहिए। तो ये सब न्याय इसके अंदर आते हैं। अब इनका जो वितरण होता है वो उसका आधार क्या है? किस आधार पर हम पद का वितरण करें, किस आधार पर हम प्रतिष्ठा का वितरण करें, किस आधार पर सम्मान का वितरण करें, किस आधार पर संपत्ति का वितरण करें, अवसर का वितरण करें, वही न्याय होगा। तो इसका आधार क्या होगा? तो आधार क्या बताता है? वो इसका आधार बताता है योग्यता। क्या बताता है? योग्यता और गुण। योग्यता व गुण बताता है आधार कि हमें जो वितरणात्मक न्याय है उसमें पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, संपत्ति, अवसर, इनका जो न्याय का वितरण है वो योग्यता और गुण के आधार पर करनी चाहिए। किसके आधार पर करना चाहिए बेटा? योग्यता और गुण के आधार पर करना चाहिए। अगर हम योग्यता और गुण के आधार पर वितरणात्मक न्याय करते हैं तो हम पूर्ण न्याय करते हैं। अर्थात देखिए, एक व्यक्ति है, उसमें योग्य व्यक्ति है, उसको क्या मिलना चाहिए? पद मिलना चाहिए बेटा। अब बताओ, योग्य व्यक्ति को अगर पद नहीं मिलेगा तो क्रांति होगी कि नहीं होगी? क्या वो न्यायिक चीज है क्या? आप योग्य है और आपको अगर नौकरी नहीं मिल पाती है तो क्या ये आपके लिए न्याय होगा? नहीं होगा ना। तो वही बात तो कह रहा है कि योग्यता और गुण के आधार पर क्या मिलना चाहिए? पद मिलना चाहिए। योग्यता और गुण के आधार पर क्या मिलनी चाहिए? प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। योग्यता और गुण के आधार पर क्या मिलना चाहिए? सम्मान होना चाहिए। हम बहुत योग्य हैं, है ना, लेकिन हमें बहुत गुण भी लोग हैं, लेकिन हमें सम्मान मिलना चाहिए। किन आधार पर? योग्यता और गुणों के आधार पर हमको सम्मान मिलना चाहिए। संपत्ति की बात है, अगर हम संपत्ति की बात करें, देखिए योग्य व्यक्ति है, गुणी व्यक्ति है और भूखा प्यासा घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? भूखा प्यासा घूम रहा है, उसके पास संपत्ति नहीं है, तो वो क्या न्याय है क्या? मतलब आपने इतनी मेहनत की, शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद आप संपत्ति अर्जन नहीं कर पाए, वो न्याय नहीं हो सकता। इस आधार पर कहता है वो कि वितरणात्मक न्याय होना चाहिए। समझ में आ गई आपकी बात? कैसा न्याय होना चाहिए? वितरणात्मक न्याय होना चाहिए। और ये कुछ जो पद्धतियां हैं, शासन पद्धतियां हैं, उसके आधार पर भी कुछ ये न्याय बताता है। तो हम बात कर लेते हैं वितरणात्मक न्याय में। एक चीज और मैं आपको ऐड करना चाह रहा हूं इसके अंदर, वो हम क्या ऐड कर सकते हैं बेटा? हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र, जो लोकतंत्र है उसमें जो वितरण होना चाहिए
इन चीजों का, हमने जो पद का वितरण किया, हमने जो अवसर की बात की, हमने जो बात की है पद सम्मान की बात की, वो लोकतंत्र में उसका वितरण का आधार है गुण और योग्यता है। लेकिन जो लोकतंत्र है उसमें उसका आधार होना चाहिए समानता पर। किसको होना चाहिए? समानता पर। अर्थात समान योग्यता वालों को, समान गुण वालों को समान पद मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है, हम देखते हैं, हम भी पढ़ रहे हैं और कोई व्यक्ति भी पढ़ रहा है, लेकिन बिना गुणों के वो व्यक्ति नौकरी प्राप्त कर जाता है और हम नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये समानता है क्या? नहीं है ना। इस आधार पर हम क्या कहेंगे कि लोकतंत्र में हमें न्याय नहीं मिल रहा है, समानता का न्याय नहीं मिल रहा है, अवसर का न्याय नहीं मिल रहा है। तो लोकतंत्र में जो न्याय मिलना चाहिए किस आधार पर मिलना चाहिए? समानता पर मिलना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र में देखिए, कुलीन तंत्र में योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, अर्थात योग्यता ही इसका आधार होना चाहिए न्याय का। क्या होना चाहिए? योग्यता। यहां पर समानता ये नहीं देखे गरीब है अमीर है, वहां नहीं, वहां सबको समान रखना है, लेकिन कुलीन तंत्र में योग्यता के आधार पर रखना चाहिए। और धनिक तंत्र की अगर बात करें हम, धनिक तंत्र, धनिक तंत्र में वो किसको आधार बनाता है? तो धनिक तंत्र में वो आधार बनाता है धन को, संपत्ति को, कि संपत्ति के आधार पर पद, प्रतिष्ठा, सम्मान मिलना चाहिए। कहां पर मिलना चाहिए? धनिक तंत्र में मिलना चाहिए। अब आपको एक थोड़ा सा और टॉपिक बचा है, एक और न्याय की आपको परिकल्पना पूरी करनी है, वो है सुधारात्मक न्याय। कौन सा है? सुधारात्मक न्याय। हमने न्याय के विशेष न्याय के दो प्रकार पढ़े। पहला प्रकार देखो, विशेष न्याय कितने प्रकार पढ़े हमने? विशेष न्याय कितने पढ़े बेटा? दो। कौन कौन से? वितरणात्मक, ये तो हमने समझ लिया। दूसरा कौन सा? सुधारात्मक। सुधारात्मक, ये सुधारात्मक न्याय क्या है? ये कौन सा न्याय आ गया भैया? ये क्या न्याय बता दिया अरस्तु ने? ये न्याय तो हमने सुना ही नहीं है। तो ये न्याय बेटा वही न्याय है जो आज के समय में किसी अपराधी को सुधारने के लिए क्या दिया जाता है? दंड दिया जाता है। दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? तो सुधारात्मक न्याय में यह है कि आपके हक को, अगर आपके किसको? हक को कोई छीने, क्या करे? कोई छीने, या आपके हक का कोई उल्लंघन करे, उसे रोकना ही, उसे क्या करना? रोकना ही क्या है? न्याय है। समझ में आ गया? आपके हक को कोई छीने, उल्लंघन करे, उस व्यक्ति को रोकना ही क्या है? न्याय है। वो कौन सा न्याय होगा? सुधारात्मक न्याय होगा। समझ में आ गया? आपके हक को कोई छीने, उल्लंघन करे, तो क्या क्या करे? या तो कोई छीने, क्या करे? आपके हक को छीने या उल्लंघन करे, इसको रोकना ही क्या है? सुधारात्मक न्याय है। समझ में आ गई ये बात, है ना? इसी के साथ हम कह सकते हैं कि आपका ये सुधारात्मक न्याय हो गया। और अगर इसको रोकने वाले को रोकना और उसको दंड देना ही सुधारात्मक न्याय है। यहीं पर अरस्तु का न्यायिक सिद्धांत पूरा होता है। अगले बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, नए टॉपिक के लिए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।